नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आसाम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या केवल आसाम की नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ी समस्या है। और अगर देखें तो ये पूरे देश की समस्या है, इसलिए कि जो घुसपैठ करने वाले हैं वो आसाम और पश्चिम बंगाल में तो बड़ी मात्रा में है। पश्चिम बंगाल में लगभग 80 लाख के आसपास का अनुमान है, आसाम में लगभग 50 लाख का अनुमान है और पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के आसपास का अनुमान है घुसपैठिए जो रह रहे हैं। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल के लिए समस्या विकराल है, दिल्ली के लिए भी समस्या विकराल है। अब चर्चा क्यों हो रही है और आज हम क्या करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि असम सरकार ने एक नया तरीका निकाला है जिसकी तरह से वो घुसपैठियों को तुरंत आनन फानन में देश से बाहर करेंगे और इसका उन्होंने एक कानून के तहत करने का निर्णय बना लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, वो मानने के लिए नहीं तैयार है, वो तो उनको फैसिलिटेट करती है। पुरानी सरकारें आसाम में भी यही कर रही थी। जब जिसने पूरा डेमोग्राफी आसाम का बदल दिया, जो 1950 में 14% मुस्लिम हुआ करते थे आसाम में, वो आज लगभग 40% के आसपास है। इस तरह का एक अनुमान कहा जा रहा है। अभी अचानक हुआ क्या है जिसको लेकर के ये चर्चा बन गया है कि एक नया तरीका या एक नया कानून मिल गया है जिसका सहारा लेकर के आसाम से घुसपैठियों को निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा। और ऐसा कमिटमेंट या ऐसा मन बना लिया है हिमंत बिस्वा शर्मा ने। अब वो कानून है क्या और कब पास हुआ? वो कानून जो है वो बहुत पुराना है। उस कानून का नाम है 1950 का कानून है, द इमिग्रेशन एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम ऑर्डर 1950। 1950 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस बात की ताकत देता है, ये इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने ज़िले से जो भी घुसपैठिए रह रहे हैं उनको बिना किसी इंतज़ार के बाहर करे, देश से बाहर करे, उनको डिपोर्ट करे। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में आया है जिसमें भी ये बोला गया है कि ज़िले के अधिकारियों के पास डिपोर्टेशन की पावर है और वो जो घुसपैठिए हैं उसको डिपोर्ट कर सकते हैं बिना उस पूरे मामले में लीगल प्रोसीडिंग्स में जाए। तो ये निश्चित तौर पर आसाम सरकार के लिए एक डिस्कवरी है, लेकिन कानून के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टूल आसाम सरकार के हाथ में आया है। इसलिए कि आसाम सरकार जो है वो लगातार घुसपैठियों को लेकर के संघर्षरत है। किस तरह से घुसपैठी आसाम के रिसोर्सेज को खा रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों को लोगों को आउट पॉपुलेट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और चूंकि ये पूरा का पूरा मामला कांग्रेस को मदद कर रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इसको होने दिया। इस पर एक बड़ी कथा है, एक पूर्व राष्ट्रपति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो जिन पर इस तरह का आरोप लगा था कि वो ये घुसपैठियों को फैसिलिटेट करते थे। फिर 50 में ही जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बारदोली साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनको वापस बुलाया जाना चाहिए, तब उनको बुलाया गया वापस। तो ये है, मैं राष्ट्रपति महोदय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये मतलब 50 की बात नहीं है, ये बाद की बात है। कानून 50 का है। ये जो घटना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब की, ये बाद की घटना है। इस तो डेट से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो कानून है इसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तुरंत ही इमीडिएटली किसी अवैध नागरिक को डिपोर्ट करने का आदेश दे सकता है बिना किसी अदालती कार्रवाई या प्रक्रिया के उसमें जाए।
मामला तब उलझता है जब मसला जो है वो अदालत में जा चुका है और अदालत में पहुंच जाने के बाद फिर वो बिना अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिकली तब एक स्टे जैसी स्थिति हो जाती है कि इनको डिपोर्ट करने में स्टे हो गया है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये भी कहा गया है कि आसाम को हर समय जो है ये डिपोर्टेशन के लिए न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में जो उनके जिला स्तर के अधिकारी हैं उसे निर्णय ले सकते हैं और उनको निर्णय लेना चाहिए। अब कुल मिलाकर के दो चीज़ें हो गई। एक तो जैसा मैंने बताया कि ये जो द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम ऑर्डर 1950 और उस पर उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के साथ जब पढ़ा जाएगा, जब समझा जाएगा, ये सरकार को, आसाम सरकार को ये ताकत दे रहा है कि जो भी घुसपैठिए अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से आसाम की सीमा में घुसे हुए हैं या आसाम का, भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। और दोहन एक तरफ है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिचुएशन चैलेंज बने हुए हैं, टेरर के लिए टेरर थ्रेट बने हुए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स में पाए गए हैं। इसलिए कि ये जो घुसपैठिए हैं ये आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भरे हुए और जंगल वाले इलाकों को कब्जा कर रहे हैं। तो आज जो समस्या आसाम की है, कल वो समस्या उत्तराखंड की होने वाली है। यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु के भी बहुत सारे इलाके में ये पहुँच गए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं उनका ये मानना है कि जो एनआरसी है उसने डिपोर्टेशन प्रक्रिया को मुश्किल में डाला है। मतलब उसके कारण डिपोर्टेशन प्रक्रिया धीरे हो गई है। अब जो नया कानून आया है वो निश्चित तौर पर उनको बेहतर स्थिति में होगा जब वो इन लोगों को इमिग्रेंट, मतलब जो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, उनको बाहर निकाले। सरकार जो है, आसाम की सरकार लंबे समय से इस मामले में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार जरूर सोई हुई है, वो तो अभी भी स्वागत कर रही है, लेकिन आसाम सरकार ने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी भेजा है, डिपोर्ट किया है। खाली आसाम नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सारे प्रदेशों ने बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन जो मैंने बताया कि इस पूरे मामले में अड़चन आती है ट्रिब्यूनल्स की, तो आसाम में लगभग 100 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स हैं जो 2005 के आसपास जिनका गठन हुआ था, और वो इस तरह के मामलों की देखभाल या की सुनवाई करते हैं जहां पर लोगों के सिटीजनशिप का फैसला होता है और उसके बाद ही उनको डिपोर्ट किया जाता है। और ये मामले लंबे समय से, अब 2005 से अगर आज बात करें तो 20 साल हो गए। 20 साल में लोगों के फैसले ही नहीं आते हैं और कितने लोग तो बिना फैसला लिए ही इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो नया मामला निकल करके आया है, जो नया कानून, जो नया ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, और जो ये इमिग्रेशन वाला मामला है, इमिग्रेशन ऑर्डर 1950 का, इससे निश्चित तौर पर आसाम को जो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के उनकी रणनीति है, उस रणनीति को या लागू करने में मदद मिलेगी। अब जो काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती हैं वही काम आसाम में कांग्रेस करती है। अच्छा, अभी पिछले चुनाव में AIUDF जो है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बदरुद्दीन अजमल वाला, वो कमज़ोर हुआ है। खुद अपना चुनाव हार गए हैं। और जिन्होंने चुनाव हराया है बदरुद्दीन अजमल को, उनकी जीत का अंतर जो है
वो 10 लाख से ऊपर है। मतलब वो हाईएस्ट सबसे बड़ी जीत है 2025 के लोकसभा की, जिस व्यक्ति ने बदरुद्दीन अजमल को हराया, और वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और उन वहाँ पर धुबरी में जहाँ से वो चुनाव जीत करके आए हैं, वो पूरा बांग्लादेशियों का गढ़ माना जाता है, और वहाँ पर बांग्लादेशियों ने अपना एक बड़ा वो बना रखा है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? ये चर्चा इसलिए किया जाना आवश्यक है कि बांग्लादेश से घुसपैठ को कांग्रेस की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है। तो आने वाले चुनाव में जो गौरव गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा का डुएट चल रहा है, उसमें जो घुसपैठिए हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक मत कहिए उसको, मुस्लिम समाज कहिए, इसलिए कि वहाँ के बुद्धिस्ट कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, या क्रिश्चियंस या बाकी और कोई लोग कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, और ये चाहेंगे कि कांग्रेस चुनाव वहाँ पर जीते। हालांकि जो 25-26 सीट है जहाँ पर केवल मुस्लिम फैसला लेते हैं चुनाव की हार और जीत का, उसके अलावा कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली स्थिति है। लेकिन भाजपा के लिए भी बहुत आसान स्थितियां इसलिए नहीं है कि हेमंत बीजेपी को लेकर के वहाँ उतनी नाराज़गी नहीं है जितनी नाराज़गी हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को लेकर के घूमते रहते हैं, उसको क्लियर करना होगा। वो बीजेपी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कैसे जनता को समझा पाने में कामयाब होता है, क्या स्थिति बनती है, ये तो 2026 के चुनाव के समय और उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अभी की स्थिति इस तरह से है कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरे एग्रेशन के साथ घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी इस बार खुल करके आई है, जब गौरव गोगोई ने इस बात तक का समर्थन किया था कि सड़क पर नमाज ऑफर करने देना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो एक तरफ से खुल करके माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो मदरसा बंद करने की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं, और गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर के भी वो अभी जल्दी ही उन्होंने एक तारीख दी है, उस तारीख को बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, इसलिए कि उनके आईएसआई के संबंधों को लेकर के लगातार वो ट्विटर पर लिख रहे हैं। ये अब 2026 में जब चुनाव होंगे आसाम के, तब तक ये सारी चलती रहेंगी। लेकिन आज हम इसी पर फोकस करते हैं कि किस तरह से आसाम की सरकार घुसपैठियों को लेकर के एक बार फिर कमर कस ली है, और वो घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करती हुई दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।